अगर उन लोगों ने मुझे सीधा नहीं किया, उन लोगों ने अगर मुझे सही नहीं किया, तो मेरे मम्मी को वो लोग नंगा कर देंगे रास्ते में। इतना हम बोलते हैं ना, लड़का से लड़की बने हैं, इट्स अनदर रॉन्ग टर्म। तारा, जिस टाइम मुझे शॉक थेरेपी दिया गया, तब जाके मुझे लग रहा था कि हम बच नहीं पाएंगे, शायद यही मेरी आखिरी टाइम है। और उस टाइम मुझे नंगा नंगा लड़कों का फोटो दिखाया जाता था, बल्कि देखो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। एंड आई वाज द फर्स्ट ट्रांस वुमन, transgender woman who got the voter rights in West Bengal as a female. It was 2006. Recently, जो आपका Amazon Prime में करण जौहर के जो फिल्म वहाँ पे आप लोगों ने काम किया, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमें बताइए। और छोटी उम्र से मैं एक एक्टर बनना चाहती थी, मुझे भी ये ख्वाहिश थी कि हमें एक्टर बनना है, हमें एक्टर बनना है। साइकियाट्रिस्ट उसके घर वालों को हर वक्त समझाने की कोशिश किया कि उसको आप लोग जबरदस्ती ये समझाने की कोशिश करो कि वो लड़की है, लड़की है, लड़की है। और मुझे भी ऐसा बोला गया था कि खुद को बोलो तुम लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, जो मैं खुद नहीं हूँ वो कैसे बोलूंगी मैं। एक बहुत ही कम ट्रांसजेंडर वुमन है हमारी इंडिया में जिनका विकिपीडिया में पेज है, और तिस्ता की भी विकिपीडिया में पेज है, तो आप समझ सकते हैं कि तिस्ता कितनी सक्सेसफुल और कितनी पॉपुलर है। तो जैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे कि बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि माई गर्लफ्रेंड इज अ डॉक्टर, माई गर्लफ्रेंड इज एन इंजीनियर, उतने डिग्निटी के साथ हम बिल्कुल नहीं बोल पाते कि माई गर्लफ्रेंड, माई वाइफ इज अ ट्रांस वुमन और माई हस्बैंड इज अ ट्रांस मैन। हेलो फ्रेंड्स, मैं टायरा, অসমৰ এগৰাকী প্ৰাউড ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ওমেন। আজি আকৌ আহিছো এটা নতুন পডকাষ্ট লৈ। আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ গেষ্ট সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা আহিছে, তেওঁ তিস্তা দাস। নমস্কাৰ। তিস্তা এগৰাকী প্ৰাউড ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ওমেন, আৰু লগত তিস্তা বহুত প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী। একফালে তেওঁ কবি, তেওঁ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অভিনেত্ৰী, তেওঁ জেণ্ডাৰ ৰাইট এক্টিভিষ্ট, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ৰাইট এক্টিভিষ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ৰাইট এক্টিভিষ্ট। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক, তিস্তা কিন্তু অসমৰ বোৱাৰী, আৰু তেওঁ কেনেকৈ অসমৰ বোৱাৰী হ'ল সেইখিনি কথা কিন্তু আমি পিছত তেওঁৰ পৰা জানিম। আগতে আমি তেওঁৰ সৰুকালৰ যি ঘটনা, সেই সৰুকালৰ ঘটনাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজি যি তিস্তাক আপোনালোকে দেখা পাইছে, তেওঁৰ জীৱন কিন্তু ইমান সহজ নাছিলে। তেওঁ বহুত মানসিক আৰু শাৰীৰিক যন্ত্ৰণাৰ স্বীকাৰ হৈছিলে। চ' আহক আজি আমি তিস্তা দাসৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ কথা আৰু তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ কথা তেওঁৰ পৰা জানো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, কিয়নো আমি তিস্তা দাসৰ হাজবেণ্ডৰ লগতো আপোনালোকৰ চিনাকি কৰাই দিম। तिस्ता, वेलकम टू टायरा विक्रम ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। तिस्ता, बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे तुमसे एक बातचीत करने के लिए, ताकि हमारे चैनल में तुम्हारा एक इंटरव्यू हम ला सके, लेकिन आज हमें वो समय मिला है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है टायरा। बहुत सालों से मैं भी सोच रही थी, आई एम अ रेगुलर व्यूअर ऑफ योर channel. Thank you so much. And thanks to you for such a courageous woman you are, कि तुम दोनों मिलके जैसे कर रही हो, जो कर रहे हो, so वो सच में it's just really nice work that you're doing, and indeed it's very important for the society, entire society. मैं भी एक बार सोच रही थी कि कब हम फिर से आएंगे, आके तुम्हारे चैनल में बात करेंगे सब कुछ लेके। तो फाइनली द डे हैज कम, सो थैंक यू सो मच। आई वाज सो एक्साइटेड बिफोर दैट, और हम भी बहुत एक्साइटेड है। तो पहले थोड़ा हम तुम्हारे जो बचपन का जो यादें हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, और हमारे दर्शक भी वो लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारा बचपन कैसे बीता।
बचपन के बारे में हर किसी को बहुत सो कॉल्ड, जिनको नॉर्मल कोट अनकोट नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बच्चों को बहुत स्मूथ बचपन होता है यूजुअली। हाँ, जिसलिए शायद वो गान लिखा गया था, ये दौलत भी ले लो, ये शहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मेरे लिए बचपन ऐसा नहीं था बिल्कुल। मैं जैसे जीना चाहती थी वैसे जी नहीं पाई मैं, लेकिन किसी को समझा भी नहीं पा रही थी कि दिस इज माई फ्रीडम। इट्स नॉट ओनली माई फ्रीडम, इट्स ऑल ह्यूमन राइट्स फ्रीडम, कि हर किसी को ये फ्रीडम मिलने चाहिए। क्योंकि छोटी उम्र से जब किसी बच्चा को ठेस पहुंचता है, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, उसी के मुताबिक उसका जवानी इसी से ऐसे ही तैयार हो जाता है। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़े छोटी उम्र में, तो जाके तुम्हारे बचपन छोड़ के जब तुम बड़े हो जाओगे, उसका ना एक धब्बा रह जाता है दिमाग के अंदर। बिल्कुल। और हाँ। वो धब्बा इतना ज्यादा गहरा होता है, कभी कभी इट लीड्स टू गो फॉर मेंटल स्ट्रेस और मेंटल डिजीज, मेनी काइंड ऑफ अनमैनेजेबल मेंटल स्ट्रेस। एग्जैक्टली। वो सोसाइटी समझते नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि सोसाइटी, कभी कभी मैं खुद को पूछती हूँ कि सोसाइटी के लिए हम बने हैं या सोसाइटी हमारे लिए बने हैं। अगर सोसाइटी ह्यूमन राइट्स के लिए बने हुए हैं, तो ये इतने सारे भेदभाव क्यों? कभी कोई सोचता ही नहीं है कि एक बच्चों को भी थोड़ा फ्रीडम की जरूरत होते है, उसको भी पूछने चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। माता पिता होने के नाते ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो जो खुद चाहते हैं वो बस उसके कंधों पे ठोस देते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ना तो सोशली हेल्दी होते हैं, ना तो पर्सनली हेल्दी होते हैं, ना तो साइंटिफिकली हेल्दी होते हैं। सो अगर आई कैन रिमेम्बर माई चाइल्डहुड डेज, आई वॉज सो स्केयर्ड टू मिक्स अप विथ पीपल कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग इन ह्यूमन लाइफ, कि जब सब लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वही अंतरात्मा जो बोलते हैं उसको दबा देते हैं। उसी के वजह से क्या होते हैं, नेचर तो छोड़ता नहीं है किसी को नहीं छोड़ता नेचर। तब जाके वो अंदर दब जाने से क्या होता है, बाद में वो मेंटल डिजीज होके निकलता है बहुत सारे। और शायद हम लोगों का जो बचपन है, वो बचपन हम ठीक से जी भी नहीं पाते हैं, वो मर जाते हैं वो बचपन। लिटिल डिसएग्री, मर नहीं जाते हैं, मार दिया जाता है। मार दिया जाता है, एकदम बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमारे सोसाइटी वही रूल्स पे चलता है, पावर गेम के ऊपर। इफ यू हैव पावर देन यू कैन डोमिनेट somebody else, and domination is not at all a healthy चीज। तो इसलिए सोसाइटी हर वक्त दबाना जानता है। सोसाइटी किसी को भी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ते कि वो अपनी तरह फ्लरिश करे, अपनी तरह जिए। हम बोलते हैं ना कि लड़कियों के लिए खुला आसमां नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी तक अगर होता तो इतने सारे सप्रेशन, इतने सारे उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाया जाता। मैं जब ट्रांजिशन में थी, तब एक तरह का अंडरस्टैंडिंग था कि लड़कियों की लाइफ क्या होते हैं। एक्सटर्नली जब लड़की बनी, तब जाके जो सोशल रोल प्ले करनी पड़ते हैं, तो उसके बाद और भी ज्यादा मुझे समझ में आई कि हाउ स्ट्रेसफुल एंड हाउ ट्रबलफुल लाइफ इट इज। हर वक्त पाबंदी कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर आफ्टर माई मैरिज और भी ज्यादा वो बढ़ गया कि एक शादीशुदा औरत ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, ये नहीं पहन पाते, वो नहीं पहन पाएगी। सो हम बोलते बहुत कुछ है, जैसे कि
छोटी उम्र के बारे में बात किया जाए तो मुझे जितना तक याद आती है, आई टूक बर्थ इन ए वेरी लोअर मिडिल क्लास, ऑलमोस्ट इन ए पुअर फैमिली। तो मेरे मम्मी हाउसवाइफ थी और मेरे पापा, and I am not ashamed to say that because every profession is respectful apart from snatching or being something like that. So मेरे पापा मेले में जाके वो कठपुतलियाँ ये सब सेल करते थे. So it was another stressful event for my life, you know. तो उसके ऊपर ये मुसीबत, of course for a poor family ये तो मुसीबत होगा ही, क्योंकि जिन लोगों को कभी पता ही नहीं है इसके बारे में, जिन लोगों ने कभी सुना नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है किसी को इसके बारे में, तो उन लोगों के लिए जैसे कि ऊपर से छात टूट के उसके सिर पे पड़ने के जैसा, इक्वली, इट्स ऑल लाइक इक्वल. यू नो, जब उन लोगों को पता चला मेरे बारे में, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं होता, सब लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत छोटी उम्र से जन्म के बाद से ही ये पता चल जाता है. बिल्कुल नहीं. When you identify yourself that you are different from other girls or other children, तब जाके एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हो जाता है. तुम्हारे अंदर का स्ट्रगल, तो बाहर का स्ट्रगल. ऐसे ये स्ट्रगल आई ऑलवेज से, एंड इवन आई ऑलवेज से टू द पब्लिक कि ये क्या होता है, ये स्ट्रगल सिर्फ तुम्हारा अकेला का नहीं है, इसमें तुम्हारे परिवार भी आ जाते हैं, क्योंकि दे आर अगेंस्ट यू ऑलवेज. दैट डजंट मीन दे डोंट लव यू एज अ चाइल्ड, बट वो लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. हम इतने सालों से, इतने सदियों से देख के आ रहे हैं कि लड़की और लड़का, वी आर लुकिंग एट टू बाइनरीज, सो वी डोंट नो दैट इन बिटवीन लड़की एंड लड़का देयर आर सो मेनी अदर शेड्स, अदर कलर्स. सो ये सब उन लोगों ने देखा नहीं, तो हम तो उसको उस जगह से जज नहीं कर पाएंगे ना कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही. तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन वो लोग, इट इज क्वाइट यूजुअल for people like them. Unintentional. Yes, unintentional. ये जो हम लोगों को जो hurt किया जाता है हर वक्त, it's all because of mostly social pressure. और lack of knowledge. Yes, lack of knowledge. लोग क्या कहेंगे, फिर से वही बात आके खड़े हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे. हम इसको लेके सबके सामने बोल भी नहीं पाएंगे कि देखो मेरा लड़का लड़की बनना चाहते हैं या लड़की के जैसे है, और वाइस वर्सा कि हमारी लड़की देखो वो लड़की के जैसा बर्ताव नहीं करती है, वो खुद को लड़का समझते हैं. वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो सदियों से देख के आ रहे हैं कि लड़का हम जिसको बोलते हैं उसका सोशल रोल ऐसा होता है, उसका हाव भाव, उसका व्यवहार, सब कुछ ऐसे होना है. हाँ, पहले से ही वो डिसाइड किया होता है. लेकिन उसके बाहर का जो दुनिया है, उसके बाहर का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी में पढ़ते हैं, इसलिए मेजॉरिटी के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं. पहले मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी. अब जितना मैं टुवर्ड्स मैच्योरिटी में जा रही थी, तब जाके मेरे तीसरे आंखें खुलने लगे कि व्हाई दे डू लाइक दिस. लेकिन अभी भी मुझे एक क्वेश्चन है कि अभी वी आर इन 2024, ऑलमोस्ट एंड ऑफ 24, फिर भी बहुत सारे ऐसे परिवार है. अब तो लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज ट्रांसजेंडर. एक्चुअली उस समय ट्रांसजेंडर ये शब्द के साथ ही किसी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था. तब जाके उन लोगों के अंदर सिर्फ एक ही बात था, अगर कोई भी बच्चा जेंडर अप्रोप्रिएट बातें नहीं करते, जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, उसका मतलब वो लोग हिजड़े हैं. लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग. हिजड़ा इज अ प्रोफेशन. पीपल हु आर टेकिंग द प्रोफेशन, हु आर इन दिस प्रोफेशन, दे विल बी कॉल्ड हिजड़ाज. वो लड़की भी जा सकते हैं उसमें, एक सिसजेंडर लड़का भी जा सकता है. कोई भी अगर जाए उसको हिजड़ा ही बोलेंगे. इसके साथ किसी का जेंडर आइडेंटिटी का कोई संबंध नहीं है. यही बात
हर टाइम जब भी मैं इंटरव्यू देती हूँ, जब भी मैं किसी भी सेमिनार में जाती हूँ, हर जगह पे वही बात मैं बार बार दोहराती हूँ। अबाउट माई पर्सनल लाइफ, मेरी बचपन कोई अलग सा बचपन नहीं था किसी से। मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी थे, बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन लोगों को सारे सोसाइटी के लोगों से सुनना पड़ता था कि तुम्हारा लड़का बिल्कुल लड़की जैसे बर्ताव करते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, इसकी फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जाओ जाके इसको डॉक्टर दिखा के सही बना के लाओ। सही कोट एंड कोट लोगों को सही कौन सा लगता है? जो ट्रेडिशन में चलता आ रहा है वही सही है। एक वक्त ऐसा था कि जो लोग विधवा थे, जो लड़कियां विधवा हो जाते थे, उसको उसके हस्बैंड के साथ, मरे हुए हस्बैंड के साथ जिंदा जलाया दिया जाता था। सती प्रथा। यस, सती प्रथा। इट वाज अ ट्रेडिशन, सोशल ट्रेडिशन, सोशल कल्चर, नॉर्म्स था वो, नॉर्म्स था सोशल। लेकिन हम क्या कहेंगे इन 24 में कि वो चलने चाहिए था। वही तो। सो वही बात है कि तब के लिए when I started my journey, I took birth as a transgender child, and यहाँ पे भी मुझे एक बात बोलना है कि हम बोलते हैं ना लड़का से लड़की बने हैं, it's another wrong term. Our trans children, transgender children become a लड़की और एक लड़का, ऐसे बोलने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऐसे होने चाहिए साइंटिफिकली, क्योंकि साइंस में ये बोला जाता है a person who wants to become a girl, उसके दिमाग बिल्कुल लड़की की तरह होते हैं जन्म से। इवन वो जब मम्मी के कोख में होते हैं तब से जाके ये डेवलपमेंट चलता रहता है। और साइंटिफिकली बाहर से एक्सटर्नली एक वो 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तब अगर दिखा जाए तो तब दिखा जाएगा कि दोनों मतलब मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अपरेंटली फिनोटाइप एक जैसा होता है, मतलब लड़की जैसे होते हैं। बाद में विथ हार्मोनल इन्फ्लुएंस एंड अदर थिंग्स तब जाके जनिचालिया उसका शेप लेता है। तो हम एक बात तो जरूर बोल सकते हैं कि हर फिटस, हर बच्चे एक स्टेज तक लड़की ही होते हैं। हाँ, एक्सटर्नली लड़की ही होते हैं। तो ये साइंटिफिक बात अगर हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे, समझा पाएंगे, तब जाके आई थिंक ये बहुत ही आसान होगा। और हमारे मम्मी पापा के लिए उतना आसान नहीं था, मुझे प्रूव करनी पड़ी थी कि आई वॉज नॉट रॉन्ग। द सोसाइटी जो बोल रहे हैं, सोसाइटी जो हमारे ऊपर थोक दे रहे हैं, वो रॉन्ग है, उसको चेंज करने चाहिए। किसी को कोट अनकोट उसको ठीक कर दो, सही कर दो। सही करने का मतलब उसके तरह से ही करो, किसी के पर्सनल मतलब किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं। क्योंकि एक ट्रांसजेंडर पर्सन वो डकायत नहीं है, वो चोर नहीं है, वो रेपिस्ट नहीं है, वो सब अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपनी तरह जीने की हक। हाँ, मुझे वो गाना बहुत याद आती है, as I'm a poet and I always live in music and poetry. Absolutely, हाँ। कि बहुत एक पॉपुलर फिल्म है जिसमें एक गाना है कि हमें देखनी है आज़ादी। वही आज़ादी की ज़रूरत बहुत है। और वेरी रिसेंट हमारे एक वेब सीरीज निकले हैं अमेजन प्राइम में, उसमें भी एक डायलॉग हमारे मुंह से बोला गया था, मतलब हम बोले थे उसमें कि ये आज़ादी बहुत कीमती चीज़ होती है, हर कोई इसका कदरदान नहीं होता। तो वो आज़ादी हमें अचीव करनी पड़ी। एक दिन में होता नहीं है, एक साल में भी नहीं होता है, बहुत साल लग जाता है समझाने में कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। एंड हमारे घर वाले ये समझते समझते मेरा बचपन बीत गया। जो बचपन में खुद की तरह जीना चाहती थी वो मैं नहीं जी पाई। हम देखते थे कि बाहर कितने सारे बच्चे अपनी तरह जी रहे हैं, खेल रहे हैं, अपनी तरह बातें कर रहे हैं। लोग कभी कभी सोचते हैं कि शायद ज्यादा अगर फीमेल फ्रेंड्स होंगे एक मेल का तो वो लड़की जैसे बन जाते हैं।
लेकिन हम अगर देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही नहीं है ऐसे, वही तो। यू नो। उससे भी ज्यादा बढ़कर बहुत कुछ सोचा जाता है कि पहले सोचते थे, पहले जो आई मीन पुराने ख्यालात के साइकियाट्रिस्ट है वो लोग सोचते थे, अभी भी शायद सोचते हैं कि ये वो लोग बदल सकते हैं। लेकिन बदल करने से मतलब कोशिश करने से ही जितने सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आए वो हम बता नहीं सकते, तो बताने से रोना आ जाएगी मुझे। हम वो भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ जो हादसा हुआ था, जो शॉक ट्रीटमेंट का, हाँ, वो थोड़ा आप अगर हम लोगों के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा बताइए। तारा, जिस टाइम मुझे शॉक थेरेपी दिया गया, शॉक थेरेपी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक थेरेपी, मेंटल शॉक थेरेपी, फिजिकल शॉक थेरेपी, एंड जिसको कन्वल्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं। तो वो थेरेपी तब बैन हो चुका था, हो चुका था लीगली फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। लेकिन फिर भी ये मैल प्रैक्टिस डॉक्टर्स में चलता रहा क्योंकि आवाज नहीं था किसी को प्रोटेस्ट करने का। कोई आता भी नहीं था प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम सबको सिखाया ही जाता है ऐसे कि तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो। कभी कभी ना तुम जितने नेगेटिव खुद को समझाओगे वही प्ले करने लगोगे, वही दिमाग में बैठ जाते हैं। तो वही कोशिश जारी रहता है हर वक्त कि हम यही उसको समझाएंगे कि जैसे कि जितना तक मैं सुनी थी अबाउट माय हस्बैंड, उसके मुंह से, कि उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए और साइकियाट्रिस्ट उसके घर वालों को हर वक्त समझाने की कोशिश किया कि उसको आप लोग जबरदस्ती ये समझाने की कोशिश करो कि वो लड़की है। उसको हर वक्त बोलो को खुद को मंत्र की तरह वो बोले अपने अंदर कि मैं लड़की हूँ। और मुझे भी ऐसा बोला गया था कि खुद को बोलो तुम लड़का हो, जो मैं खुद नहीं हूँ वो कैसे बोलूंगी मैं। हमारे व्यूअर्स के लिए एक जानकारी मुझे अभी दे देना चाहिए कि तीस्ता के जो हस्बैंड है वो भी एक ट्रांस मैन है। तो तीस्ता तुम जो बता रही थी कि जो कोट एंड कोट सही करने का जो प्रक्रिया, तो उसमें पहले ही तुम्हें क्या शॉक ट्रीटमेंट में लेके गए थे घर वाले, या पहले कुछ वो ट्राई किए थे और उसके बाद वो लोग शॉक ट्रीटमेंट गए थे, और उसके वो शॉक ट्रीटमेंट के बाद तुम्हारा हालत कैसा हुआ था? से आज तो मैं यहाँ कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ क्योंकि आई हैव अर्नड इट, आई हैव अर्नड माई करेज, आई हैव अर्न माई विल पावर। लेकिन अगर 10 साल पहले मुझे पूछा जाता तो मेरी शायद नर्वस ब्रेकडाउन हो सकती थी उस टाइम। तो शॉक ट्रीटमेंट का बहुत सारे तरीका होते हैं, और बंगाली में एक बात कहा जाता है कि वो मैं हिंदी में दोहरा रही हूँ कि अगर सीधे उंगली से घी ना आए तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ था कि पहले समझाया जाता है कि तुम अगर नहीं मानोगे तो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, लोग तुम्हें ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे, तुम आइसोलेटेड हो जाओगे, तुमको ताना देंगे, तुम पे थूकेंगे, तुमको मार भी पड़ेगा बहुत सारे बाहर के लोगों से। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं कुछ भी काम नहीं बन रहे, तब जाके पहले तो दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे। कुछ तो प्रो डॉक्टर्स थे कि जिन लोगों को सच में मानना था कि हाँ ये कोई मेंटल डिजीज नहीं है, इट्स अ वेरी नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्सन, कि वो कौन से जेंडर में कंफर्टेबल है। लेकिन वो तब बहुत गिनती में कम था, तो उन लोगों को पास भी लिया गया था। वो लोग जब भी समझाते थे तब भी हमारे घर वालों को लगता था कि चलो ये जगह सही नहीं है मेरे बच्चे के लिए, तो और भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को वहां से छुड़ा के फिर ऐसे सारे डॉक्टर के पास लेके जाते थे कि जो उनके मुताबिक बात करे, हाँ। उनके सपोर्ट में बात करे, मेरे सपोर्ट में बात ना करे। हाँ। तो ऐसे ही एक डॉक्टर who was very aged doctor and at the same time very much orthodox doctor, not only in my case, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता था कि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है। वो पुराने
जमाने के जो थेरापीज होते थे अच्छा। वही थेरापी अप्लाई करते थे सबके ऊपर। अच्छा। हाँ, उस वक्त मैं जिस वक्त की बात कर रही हूँ उस वक्त इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ओनली स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को दिया जाता था, वो भी मॉडिफाइड तरीके से। लेकिन जब मुझे दिया गया था, मुझे चुना गया था उसके लिए, मुझे बताया भी नहीं गया था क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव हाँ, थेरेपी, नॉर इवन माय पेरेंट्स को भी पता नहीं था। इतनी छोटी उम्र में आपको हाँ, शॉक थेरेपी और मिला है। तब जाके मेरे वॉइस का कोई वैल्यू ही नहीं था। हाँ, मैं बोल ही नहीं पाती थी कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, वो बोलते थे लेकिन सुनने का कोई नहीं था। कौन सुनेगा और क्यों क्यों सुनेगा? क्योंकि वो लोग मेरे गार्डियन है, वो लोग मुझे खिला रहे, पिला रहे, बड़े कर रहे, तो ये नहीं देखने के लिए कि हम अपने मुताबिक चले। बिल्कुल। जैसे कि सोचो कि एक कोई भी प्रॉब्लम चाइल्ड जो करते हैं वो लोग उसी तरीके से देखते थे ना कि ये भी एक प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह है, ये भी इसका एक प्रॉब्लम है जो बिल्कुल एक्सेप्टेंस उसके नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से उन लोगों को भी लगा, उन लोगों ने लेके गए। फिर मैं डॉक्टर को भी पर्सनली समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो डॉक्टर ही वाज वेरी मच शाउटेड ऑन मी। अच्छा। उसने बोला कि बिल्कुल एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो फिर मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। सो दैट वाज द वे ही वाज टॉकिंग विथ मी। तब आप एक टीनेज में थी और टीनेज में भी आप इतने वोकल थी। ये बात में मैं बोलूं कि हाँ, थोड़ा बहुत, और इन कंपैरिजन टू अदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स मैं थोड़ा बहुत ज्यादा वोकल थी, बहुत जिद्दी थी। मुझे पता है कि मेरे चाहत के खिलाफ एक बार नहीं, हर वक्त ऐसा होता था कि सैलून में लेके जाके बाल कटवा देते थे। अच्छा। बिल्कुल लड़कों की तरह। मजाक की बात यह है कि सो कॉल्ड नॉर्मल लड़के जो थे हमारे चारों ओर, वो भी शायद इतना छोटा करके बाल नहीं उसका काटा जाता था जो मेरा बाल काटा जाता था। और वो मेरे लिए इट वाज वेरी मच इंसल्टिंग, बिकॉज मुझे पकड़ के खींच के घसीट के लेके जाते थे सबके सामने। एंड दे नेवर थॉट अबाउट माय सेल्फ एस्टीम, माय सेल्फ डिग्निटी। सोचा ही नहीं जाता है। अभी भी थोड़ा बहुत है सोसाइटी में हाँ। कि अभी तक चेंजेस उतना भी ज्यादा नहीं आया कि हम बोल सकते हैं कि 100 में 100 दे दे उसको। नहीं, बिल्कुल। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर जन्म से जो लड़की होके पैदा होते हैं, मतलब सिस जेंडर, जिसका दिमाग और शरीर दोनों में अंतर नहीं है, दे आर कॉल्ड सिस जेंडर वुमेन और सिस जेंडर मैन। तो उन लोगों को जिस तरीके से देखा जाता, हम लोगों को नहीं देखा जाता। बिल्कुल। हाँ। सिस जेंडर पीपल आर कंसिडर्ड नॉर्मल, हम लोग एबनॉर्मल है। अभी भी सोसाइटी में कुछ जगह में हाँ। तो उन लोगों के लिए अगर एक पूरा आसमां है और हाफ, हम बोलते हैं कि लड़कियों के लिए आधा आसमां है। हाँ। लेकिन हमारे लिए, ट्रांस पर्सन के लिए वो भी नहीं है, अभी तक नहीं है। हम बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारे लेक्चर देते हैं, हम एसी सेमिनार हॉल में जाके बहुत सारे एनजीओज के प्रोजेक्ट होते हैं, और बाहर भी अगर कोई ओपन सेमिनार होते हैं तो हम लोग बहुत सारे बातें करते हैं फ्रीडम के बारे में, प्राइड वॉक होता है, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे परिवार है, ऐसे बहुत सारे फैमिली है जहां इसको मतलब क्या बताए, इसको बहुत अभी तक इसको क्राइम माना जाता है, इसको एक एक्यूट प्रॉब्लम माना जाता है, इसको नॉर्मल तरीके से देखा नहीं जाता है। उन लोगों को पिटाई होते हैं, किसी को घर से निकाल देते हैं, किसी को मार पड़ते हैं, इतने सारे मार पड़ते हैं कि वो सुइसाइड तक कर लेते हैं, which is very unfortunate. And if a very talented person, it is not all about talent only. मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी हमारे रिलेटिव्स लोग बोलते थे, और हमारे जो नेबर्स थे वो लोग बोलते थे कि बाबा ये लड़का इतना टैलेंटेड है लेकिन देखो एक ही उसमें गलती है। वो गलती क्या है कि वो लड़कियों जैसी है,
उनकी सोच, उनकी बात करने की तरीका सब कुछ लड़की जैसी है. एंड आई रियली स्टिल सरप्राइज्ड कि अगर कोई लड़का लड़की जैसे होते हैं या हरकत करते हैं, उसमें एक्चुअली बुराई क्या है. हाँ, बिल्कुल, हाँ. हम देवियों को पूजा करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वही वुमनहुड का अपने अंदर उसको कंसीव करते हैं, तो उसको हम थूकते हैं. वही ये हो गया ना सेल्फ कंट्राडिक्शन. एकदम. हर वक्त ये सेल्फ कंट्राडिक्शन हर किसी में सोसाइटी का चलता रहता है. हाँ. अभी देखो ना, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वही लड़कियों को हम लोग हमारे समाज के लड़के लोग उसको रेप करते हैं. तो कहाँ गया हमारा धर्म, कहाँ गया लड़कियों को रिस्पेक्ट करना. उसी तरीके से किसी के अंदर अगर लड़की अगर कोई स्त्री भाव होते हैं, तो उसको ऐसे ही उसको पनिश किया जाता है. बिल्कुल. एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, सोशली, पेरेंटली, हर कोई जगह से. और यू नो टायरा, जब ईसीटी के लिए मुझे उस ईसीटी रूम पे लिया गया था, तब इट वाज अ हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी. हाँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ डॉक्टर थे और एक नर्स थी, उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं थे. एंड आई वाज ऑल अलोन. कि फिर भी अगर मम्मी पापा में से कोई भी होता तो थोड़ा बहुत मुझे सुकून मिलती कि जितना भी हो हमारे खिलाफ हो, लेकिन हमारे साथ अगर जबरदस्ती ऐसा कुछ हुआ तो वो शायद मना करेंगे, वो शायद प्रिवेंट कर पाएंगे. लेकिन दे वर नॉट अलाउड एट ऑल इनसाइड द रूम, ईसीटी रूम. तब जाके डॉक्टर ने मुझे, यू नो, उस टाइम हर किसी को ऐसा हो सकता है कि हमें बोला गया कि नर्स को बोला गया, एक्चुअली नर्स को बोला कि उसका पैंट खोल दो, उसको पूरा नंगा कर दो. तब जाके मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या किया मैंने कि ये सब झेलनी पड़ रही है मुझे. मैंने किसी का खाना नहीं चुराया, किसी का पैसा नहीं चुराया, किसी को खून नहीं किया, फिर भी हम खुद के तरह जीना चाहते, इसलिए इतना पनिशमेंट. तब जाके यू नो आई सॉ कि मेरे यहाँ पे एक बेल्ट बांधा गया, यहाँ कमर में भी एक बेल्ट बांधा गया, और फिर इलेक्ट्रिक शॉक जब दिया गया था, तब जाके मुझे लग रहा था कि हम बच नहीं पाएंगे, शायद यही मेरी आखिरी टाइम है. हाँ, और कितने घिनौने तरीके से वो होता है तुमको अंदाजा नहीं है टायरा. बिल्कुल बिल्कुल. और उस टाइम मुझे नंगा लड़कों का फोटो दिखाया जाता था, बल्कि देखो अच्छा लग रहा है ना कि तब बाद में अभी मुझे समझ में आती है कि इट्स ऑल बिकॉज दे वेर मिक्सिंग अप माई सेक्सुअलिटी विथ माई जेंडर आइडेंटिटी. वो लोग सोचते थे, अभी भी कुछ डॉक्टर से सोचते हैं कि आई वॉज होमोसेक्सुअल, मतलब मैं एक लड़का हूं जो एक लड़का को पसंद करती हूँ. बिल्कुल. अभी भी वो दोज आर वेरी डिफरेंट, यू नो, डिफरेंट पोल्स. वही गे और ट्रांसजेंडर. वही. हाँ, तो तब जाके वो एक बहुत बुरी तरह से मुझे उससे भी कुछ काम नहीं बने. यू नो, उसके बाद जो हुआ तो मैं खाना छोड़ दी थी, ठीक से खा नहीं पाती थी, ठीक से नींद नहीं आती थी मुझे. एंड आई वाज ऐसे ही, मुझे इंसोम्निया थी बिकॉज ऑफ माय ट्रॉमा, और उसके ऊपर ये और एक एड ऑन ट्रॉमा हो गया मेरे लिए. हर वक्त मुझे वो बात की बहुत ही ट्रॉमा थी, बहुत फोबिया थी. फोबिया शायद ज्यादा ठीक वर्ड नहीं है. इतनी डर लगती थी जब भी वो डेट आता था ईसीटी का. तो ईसीटी तो खत्म हो गया, मुझे 6 ईसीटी दिया गया. तो उसके बाद फॉर्चुनेटली दैट टाइम आई वाज इन कनेक्शन विथ प्रोफेसर नवनीता देव सेन. शी वाज अ ग्रेट novelist that time, and she was very much trans friendly, actually LGBTQ friendly person, a professor.
तो उसको मैंने फ़ोन किया, तुरंत फ़ोन की थी। फ़ोन करने के बाद उसने बोला कि यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली गोइंग देयर, बिकॉज तुम अगर वहाँ जाओगे तो मर जाओगे। तो तुम्हारा अगर ऐसा कोई है कि जो तुम्हें लेके थाने में जा सकते हैं, कि तुम लोकल थाने में जाकर उस डॉक्टर के खिलाफ केस कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है तुम्हें जानना है। तिस्ता, वो मुझे तिस्ता ही बुलाती थी उस टाइम। अच्छा। मतलब वो मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ नाम में कभी नहीं बुलाई मुझे। सो दैट वाज अ लिटिल पीसफुल स्टेज फॉर मी। हाँ, तो उन्होंने बोली कि तुरंत इसको बंद करने चाहिए, अदरवाइज यू विल डाई इमीडिएटली, और नॉट ओनली यू विल डाई, इट विल बी द हॉरिबल डेथ फॉर यू। तुम बिल्कुल अपाहिज हो जाओगे। और ऐसा ही हो रहा था, जितना ACT का डोज बढ़ा जा रहा था उतना ही मैं ठीक से खाना खा नहीं पाती थी। हाथ से बर्तन नीचे गिर जाते थे, फिर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात ये सोच के मैं रोती थी कि क्या होगा, व्हाट विल बी माय फ्यूचर। हाँ, ये केज से पिंजरा से मैं कब बाहर निकल पाऊंगी। हाँ, पूरा के पूरा दुनिया मेरे लिए अननोन बन गए थे। तो तिस्ता, हम सभी को मालूम है कि जो ट्रांस पर्सन होते हैं उन लोगों को कितनी ऐसा टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो किसी को घर छोड़ के जाना पड़ता है, उनको लिटरली निकाल दिया जाता है। हाँ, तो वो कहाँ जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इतने बड़े भी नहीं होते, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ा था। तो उसके बारे में अगर तुम थोड़ा अगर बोलो। मैं कोशिश करूंगी बोलने के लिए, क्योंकि फॉर मी सच ए डिप्रेसिव स्टेज स्टिल आई एम गोइंग ऑन। बिल्कुल। जब भी मैं याद करती हूँ ना, हाँ। पुराने यादें आते हैं, मुझे बहुत डर आती है, डरावने सपने आते हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर से वहां पहुंच गई, इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ। बिल्कुल, आप जितना कंफर्टेबल हूँ मैं बोल रही हूँ। बोलिए। मुझे भी ऐसे ही बोला गया था कि अगर तुम अपने शर्त पे जीना चाहते हो तो तुम बाहर चले जाओ, हमारे यहाँ तुम नहीं जी पाओगे। और एक बार क्या हुआ कि मम्मी मुझे पकड़ के बहुत रो रही थी, बोली कि देखो हम तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहते, क्योंकि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे रहोगे तो फिर लोग हमें जीने नहीं देंगे। हमारे सोसाइटी के लोग और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो हमें जानते हैं, वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। और ऐसा तो हम लोग इतने भी तो हमारे पास पैसा नहीं है कि हम देश के बाहर चला जाए, कि हमारे शहर के बाहर चला जाए, वहां जाके तुम तुम्हारी तरह जी पाओगे। तुम जहां भी जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे ये सब भी जाएगा, ये ट्रॉमा भी जाएगा, सोशल ट्रॉमा। तो उससे अच्छा है कि तुम बदल लो खुद को। लेकिन मन ही मन मैं बहुत डिटरमाइंड थी कि हम घर छोड़ देंगे, लेकिन खुद के अंतर की आवाज को नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ सकते। इट्स लाइक ब्रीदिंग टू मी। जैसे कि कोई अगर ब्रीथ नहीं कर पाते तब वो मर जाते हैं ना, बिल्कुल। तो मेरे लिए मरना सही था। हाँ। लेकिन मेरा जो विल पावर है, जो मेरा आइडेंटिटी का जो स्ट्रगल है, वो मैं नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैं ही सोची थी कि ठीक है, अगर हमारे लिए आप लोगों को इतना झेलना पड़ रहा है। इवन ऐसा भी हुआ था कि एक बार एक जगह से आवाज आया था कि अगर उन लोगों ने मुझे सीधा नहीं किया, उन लोगों ने अगर मुझे सही नहीं किया, तो मेरे मम्मी को वो लोग नंगा कर देंगे रास्ते में। अच्छा। इतना हद तक बढ़ गए थे। तो मैंने सोचा कि आई हैव नो राइट्स टू रूइन देयर लाइफ, माई लाइफ इज ओनली माइन। तो अगर मुझे कोई बुरा बोले तो मैं झेल लूंगी, लेकिन मेरे लिए मेरे मम्मी पापा को छोटा होना पड़े, उसको लोग टॉर्चर करे, ये मुझे बिल्कुल सहन नहीं होगी। इसलिए फाइनली आई हैड टू लीव माई होम, माई लविंग होम। बहुत सारे बच्चों को खाने के लिए तड़पना पड़ता है, मुझे कभी नहीं पड़ा खाने के लिए। हाँ, हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन मम्मी पापा बिना खाए हुए हमें खिलाए थे। लेकिन वही एक बात के
बात को लेके वो लोग सहमत नहीं थे मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो हम अपनी तरह जैसे भी जी लेंगे, लेकिन मम्मी पापा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे किसी से। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है, छोटी उम्र से वो है, तो उनके फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग थी तब से, अभी भी। तब से वही एक फैमिली है कि जहाँ मैं अपनी तरह जी पाती थी। मैं उनके घर पहले चली गई थी, तो फिर उनके ऊपर भी दबाव डालना शुरू कर दिया लोकल क्लब्स ने, लोकल जो जनताएं हैं, लोकल जो पीपल है, उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि उसका अपना घर है, वो अपने घर छोड़ के तुम्हारे घर क्यों आके रहते हैं, और तुम्हारे घर आके वो क्यों लड़की के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो लड़की जैसे रहते हैं, वो लड़की तो नहीं है। तो लोग ऐसे भी घिनौने तरीके से बोले, हाँ ही हैज पेनिस, तो कैसे आप लोग उसको अपने लड़कियों के साथ सोने दे सकते हो, तो लड़का है। तो वो मन में जो है वो तो उसका माइंड ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, शरीर तो ठीक है। मतलब हर किसी का बोलना है कि अगर तुम शरीर में जो हो वो हो, तुम्हारे माइंड में जो भी है वो बिल्कुल गलत है। So there is no respect for your thoughts, for your identity. Actually, gender identity lies there in brain, not in genitalia. तो ये बात समझाने में बहुत साल लग गई थी। तो फिर फाइनली मैंने क्या किया, मैंने एक दिन टीवी में देखी थी कि एक एनजीओ काम कर रही है इसके ऊपर, तो उन लोगों को मैंने फोन किया। तो वो लोग पहले मुझे शेल्टर देने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग पहले बोले थे कि हम लोग तुम्हारे घर वालों को जाके समझाएंगे, अगर वो ना माने, मैं बोली थी आप समझा सकते हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि वो लोग कभी नहीं मानेंगे। तब जाके उन लोगों ने आया हमारे घर, मम्मी पापा को, हम छोटी उम्र से हमारे मामा के घर में रहते थे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के उतना रोजगार नहीं थे कि वो मुझे खिला पाए। तो इसलिए मेरे दादू जो है मम्मी के पापा, तो ही डिसाइडेड मी टू कीप विथ हिम। तो मैं वहाँ रहती थी, वहीं बड़ी हुई मैं। तो वहाँ आए थे वो लोग, वो एनजीओ से आके, उन लोगों ने भी बहुत समझाने की कोशिश किया था। तब मेरे मम्मी बहुत रो रही थी, एंड इट वाज अ जेन्युइन क्राई, जेन्युइन कॉज। तो तब जाके उन्होंने तय किया कि ठीक है, वो मुझे लेके जाएंगे। तब जाके मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया था। तो 2 साल तक मैं वहाँ रही। बाहर थी आप? हाँ, बाहर थी। फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई एक फिल्म इंडस्ट्री से। तब से जाके सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग इन माय लाइफ। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम तीस्ता की जो पिछली जिंदगी, बहुत ही डिप्रेसिंग जो जिंदगी थी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम सक्सेसफुल तीस्ता, वो जो आपकी जीवन का जो पहलू है, उसके बारे में हम अभी जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो कैसे चेंज हुआ अभी। उसके बारे में आप थोड़ा हम लोगों को बताइए, थोड़ा रोशनी डालिए कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन की सक्सेस तो हम बहुत देख नहीं पाते हैं। हाँ, तो उसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो हमारे जो बहुत ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके लिए एक बहुत इंस्पिरेशन होगा वो। इसलिए हम तो यही बोलना चाहेंगे टायरा कि हौसला नहीं टूटने चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर का हौसला टूट गया या कोई भी सक्सेसफुल हो गया तुम्हें तोड़ने के लिए, तब जाके यू विल बी नथिंग। अगर तुम वो स्ट्रीम के खिलाफ खुद को खड़े कर पाओगे, जितना भी स्ट्रगल करना है वो कर पाओगे, झेल पाओगे, तब जाके तुम खुद को प्रूव कर पाओगे। हाँ, बंगाली में एक कहावत है कि जो सह सकता है वही रह जाता है। It's also a scientific theory of survival of the fittest. Survival of the fittest. You are not the fit person if you can't survive. और सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने हार मान लिया,
थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी को पलटना पड़ता है, स्ट्रैटेजी के रिवाइंड करना पड़ता है। तो वही मैंने किया। मैंने कहा कि अगर वहां पे मुझे खाना नहीं भी मिले, लेकिन मेरी तरह मैं जी पाऊं, मैं अगर मेरी तरह खुद को देख पाऊं तो वो मेरे लिए सही है। क्योंकि तायरा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी, आज तक भी नहीं करना चाहती हूँ, जो मुझे मेरे आंखों में छोटा कर दे। बिल्कुल। ना आई एम नॉट गोना डिसरेस्पेक्ट एनी जॉब, बट अगर सोचो कि तुम्हारे अंदर एक सपना है कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, लेकिन तुमको दूसरा जबरदस्ती कुछ और बनना पड़ा, तो तब जाके तुम्हारा सक्सेस, तुम तो बोल नहीं सकते ना मैं आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन ऑन माई वे। बिल्कुल। तो वैसे ही आई वॉज वेरी मच डिटरमाइंड कि मुझे ये नहीं करना है और ये करना है, और उसके लिए थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करना पड़े तो मैं करूंगी। हाँ, हम थोड़ा डिटेल्स में भी ये बोल सकते हैं कि जो ट्रांस पर्सन्स होते हैं, ट्रांस वुमेन स्पेशली, वो लोग हालात के शिकार होते हैं, और बहुत सारे लोग जो सेक्स वर्क में जाते हैं, और बहुत सारे लोग हिजरा जो प्रोफेशन है वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो उनका लाइफ भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। Tyra, it might sound very contradictory or rather controversial कि अगर मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे कभी हिजरा नहीं बनना था, मुझे कभी सेक्स वर्कर नहीं बनना था, मैं नहीं बनना चाहती हूँ, तब जाके बहुत सारे लोग हमारे, इवन पीपल फ्रॉम माई कम्युनिटी ऑल्सो, दे विल से कि मैं छोटा कर रही हूँ। मैं किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ। इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग सेक्स वर्क, fine, nothing wrong in that. If you want to go for hijra profession, you can, but अगर तुम्हें वो नहीं बनना है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हें सिंगर बनना है, अगर तुम्हें एक्टर बनना है, तो दूसरी तरफ से वो भी नहीं बोल सकते ना कि तुम सही नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, अगर मैंने बोला कि तुम सही नहीं हो, तब वो भी बोल सकते हम तो अपने खिलाफ, मतलब अपने मर्जी से गए थे, तुम भी अपने मर्जी से तुम एक्टर बने, तो फिर अगर तुमको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो तुम व्हाई शुडंट यू रिस्पेक्ट अस। तो ऑन दैट रिस्पेक्ट आई शुड से कि हाँ, मुझे वो नहीं बनना था, मैं नहीं बनी। इसलिए नहीं कि मुझे घृणा आती थी, मुझे बहुत दिक्कत थी उसमें, लेकिन मुझे बनना नहीं था। इट वॉज नॉट माई चॉइस। तो इसलिए मैं जो बनी वो उसी में स्टिक कर गई। और पॉलिटिकली भी समाज हम जैसे ट्रांस पर्सन को, ट्रांस वुमेन को टैग लगा देते हैं कि ये एक हिजरे जो, हाँ, तुम नहीं भी करो फिर भी वो लोग सोच लेते हैं तुम्हें ही करते हो। ट्रांसजेंडर का वही एक आइडेंटिटी है कि वो हिजरे होते हैं, या फिर वो बिल्कुल अभी भी ज्यादा से ज्यादा मोस्टली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में, और लोअर मिडिल क्लास पीपल अभी भी वही सोचते हैं। इट्स स्टिल कंटिन्यूड कि वो लोग यही सोचते हैं कि ट्रांस वुमन दैट मीन्स दे विल, वो ताली बजाएंगे, सिग्नल मांगेंगे सिग्नल पे, और नहीं तो फिर वो ढोल बजा के बस बच्चा होंगे, वो जाके उल्टा सीधा ये सब करेंगे, करके पैसा निकालेंगे लोगों से। एंड मेनी टाइम्स मुझे भी सुनना पड़ा कि तुम लोग तो ऐसे करते हो, तो तुम कैसे अपने राइट्स के बारे में बोल रहे हो, कौन से राइट्स के बारे में बोल रहे हो। तो इसीलिए जिम्मेदारी थोड़ा बहुत हम पे भी है। हम लोगों को भी ऐसे कोई बर्ताव नहीं करने चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन में कोई भी हो सकते हैं, एकदम, और इंडिविजुअल बिहेवियर। हाँ, हम भी मांग सकते हैं। अगर तुम्हारे पास नहीं है, तुम अगर बोलो कि नहीं अभी तुम्हारे पास नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर हम लोग उसके बदले में उसको 4 गालियां दे दे, दैट्स नॉट द राइट थिंग। और इसीलिए डर पैदा होते हैं,
इसीलिए हेट्रेट पैदा होते हैं लोगों में कि ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब इन लोगों को ना सुनना नहीं आता, हम अगर ना बोलते हैं तो ये लोग हमें गाली देंगे, कपड़ा उठा के दिखाएंगे। बट आपको ये जानना है, समझना है कि हर कोई इंसान ऐसे नहीं होते हैं। अगर आप सबको इंसान मानते हैं, एक ट्रांसजेंडर पर्सन को इंसान मानते हैं, एलजीबीटीक्यू सबको मानते हैं, एक सिसजेंडर पर्सन को इंसान मानते हैं, तो आपको ये समझना है कि आपके हाथ के 5 उंगलियां एक जैसे नहीं है, उसका बर्ताव एक जैसे नहीं है, काम एक जैसे नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हर कोई हिजरा प्रोफेशन में हर किसी का व्यवहार एक जैसे होंगे, हर कोई डॉक्टर का व्यवहार एक जैसे होंगे? बिल्कुल, हाँ। जब सिसजेंडर पॉपुलेशन में ऐसा होता है भेदभाव, तब उतना बात नहीं उठता। जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में होते तब जाके हम ज्यादा ही बोल लेते हैं। वी बिकम वेरी मच एग्रेसिव टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन की। वो लोग ज्यादा छोटे हैं, वो लोग ज्यादा ऐसे बर्ताव करते हैं। तो इजी है हम लोगों को टारगेट करना। हाँ, क्योंकि वी आर स्टिल माइनॉरिटी and it's the social conditioning theories behind that कि जो अपर क्लास में है वो ऑलवेज जो उससे बराबर, उसके बराबर नहीं है, उसके ऊपर दबाव डालते रहते हैं, सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से। वही हमारे लिए भी वही, दैट इज द सेम थिंग एप्लीकेबल टू अस। और हमारा मुहिम यही है कि हम लोगों के मन से ये भावना दूर करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स सिर्फ हिजरा प्रोफेशन में है या सेक्स वर्क में है। हाँ, जो है वो है, लेकिन हमको जो अलग प्रोफेशन में है उसको भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि कितने सारे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, वकील है, वही तो, और बहुत सारे सिंगर है, एक्टर है। कितना अगर आप लोग तालियों को कंसिडर करते हैं तो व्हाई नॉट द अदर प्रोफेशंस वेयर द ट्रांसजेंडर पीपल स्ट्रांगली एग्जिस्ट। बिल्कुल। तिस्ता, तुम्हारे जो सक्सेसफुल जो लाइफ जो तुम अभी सेलिब्रेट कर रही हो, तो उसका शुरुआत कैसे हुआ? ये जो फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी एंट्री, वो कैसे हुआ? और हम जानते हैं कि बहुत ही फेमस जो फिल्म डायरेक्टर थे बुद्धदेव दासगुप्ता, उनके जो एक डॉक्यू फीचर में वो तुम पर ही बनाया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा। टायरा, छोटी उम्र से तुम अगर देखोगे तो अमेज़न प्राइम में जो हमारे लाइफ स्टोरी आए थे, तो उसमें भी दिखाया गया कि जब मैं जब छोटी उम्र से आई यूज्ड टू फॉलो एन एक्टर, हर नेम इज ग्रेटा गार्बो, एंड बंगाली में सुचित्रा सेन को बंगाली का ग्रेटा गार्बो बोला जाता है। छोटी उम्र से मैं एक एक्टर बनना चाहती थी। छोटी उम्र से जब भी मैं टीवी देखती थी, आई वॉज ऑलवेज आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद द हीरोइंस, विद द एक्टर्स, कि मुझे भी ये ख्वाहिश थी कि हमें एक्टर बनना है, क्योंकि एक्टिंग में जो इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं नहीं कर पाती थी। तो एक्टिंग के थ्रू शायद मैं वो कर पाऊंगी, ये सोच के, और भी शायद और भी कुछ थे अंदर कि जिसके लिए आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू एक्टिंग। तो मैं छोटी उम्र में हमारे जो नेबर्स में जो रविंद्र जयंती होता था, तो उसमें मैं पार्ट लेती थी, और हर वक्त मेरी कोशिश थी कि मुझे लड़की के रोल ही मिले। तब जाके हमारे जो दोस्त लोग थे, दे वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ मी। तो छोटे जो बच्चे थे तो उन लोगों का प्रोग्राम था, तो मम्मी पापा भी पहले सोचते थे कि छोटी उम्र में अगर ये एक्टिंग करे ये लड़कियों का, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो दैट वाज माय शुरुआत। स्टेज से मैंने शुरू किया, तो उसके बाद बहुत सारे ट्रॉमास झेलनी पड़ी थी मुझे। मैं जब बाहर चली गई थी घर छोड़ के, तो उसके बाद अचानक, मे बी इट्स अ बोन टू मी, ये समय का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि बुद्धदेव दासगुप्ता ने मुझे ढूंढ के निकाले थे
he wanted to make, actually his assistant, his associate जो director थी, अभी तो उसके wife है वो सोहिनी दास गुप्ता, they searched me on internet. तो तब तो मैं ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी थी, मीडिया में मेरे बारे में बोल चुकी थी, तो इसीलिए उन लोगों ने मुझे ढूंढ के दे फील कि हाँ यही हमारे लिए एक अच्छा कैरेक्टर बन सकती है. तो दैट वाज रिमार्केबल अगर बोला जाए तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग. इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में, क्योंकि वो लोग जब मुझे लेके फिल्म बनाने के लिए फाइनली कंफर्म किया मुझे, एंड मैंने ये अपने घर वालों को बताए, दैट टाइम सिचुएशन स्टार्टेड थिंकिंग, मतलब चेंजिंग. तब जाके जब वो लोग आए थे, ये फिल्म का पूरा शूटिंग कलकत्ता में हुआ और बहुत सारे जगह प्रैक्टिकली हमारे घर में ही हुआ था, तो तब जाके लोगों को लगा था कि हाँ वो तो इंसान है. तो मीडिया जब तक किसी को हाईलाइट नहीं करता तब तक लोगों को ये नहीं लगता कि वो जिंदा है. मतलब जब तक मैं खुद चीख चीख के बोलना चाहती थी कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, तब जाके सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था. जब मीडिया कवरेज इतना हुआ एंड उसके बाद ये जो फिल्म था, ये डार्विन फेस्टिवल में अवार्ड मिला था इसको, तब जाके फाइनली सब लोगों ने तिस्ता को एक्सेप्ट किया, तिस्ता मान के. सो माय सक्सेस स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पार्ट. तो उसके बाद मैं टॉलीगंज में बहुत काम किया, टॉलीवुड इंडस्ट्री में, और बाद में एक और भी फुल लेंथ फीचर में काम किया. बंगाली, बेसिकली मैं बंगाली फिल्म में ही काम करती थी. अभी तो थोड़ा कम काम करती हूँ, लेकिन उस टाइम रेगुलरली काम करती थी. तब अचेना बंधुत्व बोल के एक बंगाली फिल्म आया था, तो उसमें मैं काम की थी. बहुत सारे रेप्यूटेड मतलब और जो एक्टर एक्ट्रेस थे वो भी उसमें काम किए थे. सो बाद में और भी कुछ फिल्म्स बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे रिलीज नहीं हुए. आई डोंट नो व्हाई. हर सक्सेस के पीछे ना डायरा एक बहुत सेक्रीफाइस होते हैं. बिल्कुल सबका नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे इंसान हैं. मैं औरत से ज्यादा इंसान बोलती हूँ, मुझे इंसान मानती हूँ. इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे तरह इंसान जो है उनके सक्सेस स्टोरी के पीछे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल ज्यादा होते हैं. हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ तैयार है, हम चल दिए उसके ऊपर. ऐसा उस टाइम पे तो एटलीस्ट नहीं था. अभी लोगों का जितना एक्सेप्टेंस आया ट्रांसपर्सन के ऊपर, लेकिन उस टाइम इट वाज अ बिग जीरो. फॉर मी इट वाज अ बिग जीरो. हाँ, तब मुझे हर जगह जाके और वन मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग कि मुझे देख के पता नहीं चलता कि मैं ट्रांस वुमन हूँ, इसलिए दिक्कत नहीं था लोगों को. जैसे ही लोगों को पता चलता इंडस्ट्री में कि मैं ट्रांस वुमन हूँ, तब जाके सिनेरियो बहुत बदल जाता था. सोचो कि आई कैन स्टिल रिमेम्बर ऑल दोज इंसिडेंट्स जहां मैंने साइन भी कर ली थी. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी एज एक्टर, एज मॉडल. बाद में वो काम मेरे हाथ से चला गया क्योंकि आप ट्रांस वुमन. Yes, they got to know that I am a trans woman. मुझे बोलना भी नहीं पड़ा. They got to know from internet, from other people कि ये तो ट्रांस वुमन है. मैंने कहा आपको क्या लगा, मैं इंसान की तरह दिखती नहीं हूँ. मैं मतलब जो कैरेक्टर के लिए आप लोगों ने मुझे ऑडिशन लेके चूज किए थे, तब जाके आपको नहीं लगा कि मैं ट्रांस वुमन हूँ. लेकिन जब आपको रियलिटी पता चला, तब जाके आपको लगा कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं कामयाबी नहीं दे पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी. दोनों साइड ही है डायरा. बिल्कुल. लेकिन लाइफ में हमारे जैसे इंसानों के लाइफ में नेगेटिव रियलिटी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वी नीड टू टर्न इनटू पॉजिटिव वाइब्स.
अभी मैं इसी बात में आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन नाउ। आना चाहती हूँ हाँ। कि रिसेंटली जो आपका अमेजन प्राइम में करण जौहर के जो फिल्म वहाँ पे आप लोगों ने काम किया, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमें बताइए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा डिटेल्स बताइए कहाँ पे वो लोग ये फिल्म देख सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप अमेजन प्राइम पे जाइए। अमेजन प्राइम में आपको लिखना है लव स्टोरिया बोल के। वो लव स्टोरिया के जो 6th एपिसोड है उसमें हमारे जो स्टोरिया है लव स्टोरिया, एंड वहाँ पे सब कुछ दिखाया गया, फ्रॉम स्ट्रगल टू आवर हैप्पी एंडिंग, सब कुछ दिखाया गया। सो आप देख सकते हैं अगर चाहे तो आप। और तीसरा, हम ट्रांस लोगों को जो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट बनाना, तो उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस था? इट्स अ वेरी बर्निंग इशू एंड बर्निंग प्रॉब्लम टायरा, एंड डेफिनेटली तुम सोच सकती हो कि मेरे टाइम पे ये कितना कठिन था। बहुत। हाँ। तो बट फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद मैं ये कर पाई, एंड आई वॉज द फर्स्ट ट्रांस वुमन, ट्रांसजेंडर वुमन who got the voter rights in West Bengal as a female. फर्स्ट transgender person. एज ए फीमेल तुमने एज ए फीमेल। दिया था? हाँ, बहुत सारे बहुत दिनों से, बहुत सालों से मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी इसको हासिल करने के लिए। वो कौन सा साल था, अगर तुम बता पाए As far as I can remember, it was 2006. 2006। बहुत तो दैट टाइम यू नो मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में गई थी, बहुत सारे इवन इन स्टेट लेवल, इन मिनिस्टर लेवल आई हैड टू राइट लेटर्स, एप्लीकेशंस फॉर दैट, एंड इवन तब तो मेरी सर्जरी हो गई थी, सर्जरी कंप्लीट भी हो गई थी, फिर भी मुझे नहीं मिल रही थी। आई मीन व्हाट अ डायलेमा यू थिंक कि मेरी शरीर लड़की की है लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट एवरीवेयर इट वाज रिटन मेल। हाँ, फिर इसके लिए और भी बहुत साल मुझे गंवानी पड़ी थी। अभी तो फिर भी ट्रांस एक्ट हुआ है, वो हाँ, एक वेबसाइट भी है, ट्रांस जो पोर्टल है, वेब पोर्टल, तो बहुत इजी हो गया। हाँ, तो तुम जो बात कर रही हो 2006 के, तब तो ये कोई सोच भी नहीं। एक्चुअली दैट टाइम आई वाज ऑल अलोन इन दिस होल यूनिवर्स। बिल्कुल। इवन जो लोग मुझे समझते थे, जो लोग मुझे सपोर्ट करते थे, स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे, उन लोगों को भी कुछ भी करना नहीं था, मतलब कर नहीं पा रहे थे। कैसे करेंगे अगर कोई लॉ ही ना हो, अगर कोई तरीका ना हो? तो इसलिए आई थिंक दे नीड स्पेशल कंसिडरेशन। तो इसीलिए मुझे पहली बार मिली थी ये, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सबको मिलने लगा। और सबको हाँ, तो जब भी किसी को चेंज करवाना था तब भी जाके मेरा एविडेंस देता था सब लोग। रिमार्केबल इंसिडेंट। यहीं पे एक का हुआ, तो एक का अगर हो सकता है तो 10 का भी हो सकता है। बिल्कुल। और फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ तीस्ता के बारे में, कि बहुत ही कम ट्रांसजेंडर वुमेन है हमारी इंडिया में जिनका विकिपीडिया में पेज है, और तीस्ता की भी विकिपीडिया में पेज है। तो आप समझ सकते हैं कि तीस्ता कितनी सक्सेसफुल और कितनी पॉपुलर है। तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में तीस्ता की जो विकिपीडिया का पेज का लिंक है वो हम शेयर कर देंगे। तीस्ता, अब तुम बताओ हमें तुम्हारी लव लाइफ के बारे में, जिसके बारे में हम सब सुनना चाहते हैं। इसके बारे में अगर बोलना चाहूंगी तो पहले ये बोलूंगी सबको कि लव हैज नो जेंडर बायसनेस। बिल्कुल। हाँ, लव किसी के साथ भी, किसी के भी हो सकते हैं। मेल के साथ मेल, फीमेल के साथ फीमेल, ट्रांस पर्सन के साथ ट्रांस पर्सन। सो लव हैज नो बाउंड्री। It's a very pure feeling of a person. It's a very holy feeling of a person. अगर हमारे ट्रेडिशन में कुछ ऐसा कुछ पवित्र माना जाता है तो that is love, passion for others.
सबको लगता है कि लव जो हम सोचते हैं, हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ लव और सोसाइटी के डेफिनेशन ऑफ लव, दोज आर डिफरेंट. Still that those are different. Apart from my gender identity, as other usual woman, मैं भी बहुत प्यार पाना चाहती थी. So तब तो उतना डेवलपमेंट अंदर नहीं हुई थी कि किसी के साथ किसी के भी प्यार हो सकते हैं. So definitely at the beginning I was very much inclined to cisgender man as boyfriend. तब जाके हर वक्त मैं देखती थी कि हमारे कम्युनिटी के लिए ये कितना कठिन है. एक सिसजेंडर वुमेन को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है. अगर उसको 50% झेलना पड़ता है इन देयर लव लाइफ, तो हम लोगों को 80% झेलना पड़ता है. इट्स ऑल बिकॉज व्हाट वी आर. यू नो, लोग सोच ही लेते हैं, लड़के लोग सोच लेते हैं कि इन लोगों को ट्रैप करना, इन लोगों को हर्ट करना, ये बहुत मामूली बात है. ऐसे 2 उंगली का खेल है. और बहुत सारे ऐसे होते हैं, हाँ. रात को वो रिलेशन रखते हैं और दिन में पहचानते नहीं. दिन में वो मतलब पहचान ही नहीं पाते हैं और पहचानना चाहते भी नहीं है. हाँ. तो तब जाके डिग्निटी बहुत हर्ट होते हैं. इन माय केस, हमारे केस में कुछ अलग सा है. इसलिए अलग सा है कि हर किसी का पर्सनालिटी अलग होते हैं. तो उसके लिए वो कैसे किसी को प्यार करना चाहते हैं, कैसे किसी से प्यार लेना चाहते हैं, उसका तरीका भी अलग होते हैं. तो इन माय केस मैं तो सोच ही रही थी कि मैं जिस तरह का प्यार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो कभी नहीं मिलने वाले हैं. क्योंकि आई ऑलवेज लुकिंग फॉर सच ए मैन हु शुड रिस्पेक्ट अ वुमन एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, and he should give the respect to her thought, to her determination. तो ट्रेडिशनली ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो इसलिए मैं जो भी बोलूंगा वही तुमको मानना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कभी. he shouldn't be very much, I mean he shouldn't be dominating at all. डोमिनेशन दोनों तरफ से ही नहीं रहने चाहिए. So if I respect your thought, your आपकी सोच, तो you also do the same thing to me. तब जाके बनते हैं. हम ऐसे बोलते हैं कि हमने देखा ना कि दूध जब हम उसको पकाते हैं, खीर बनाते हैं, तो तब जाके वो थोड़ा थोड़ा करके उसको हीट करते करते वो जम के खीर होता है. और वैसे ही पहले फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छा होने चाहिए. हाँ. तो फ्रेंडशिप जम के वो प्यार बनते हैं. लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है. फ्रेंड से ज्यादा वो रूलर बन जाते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, दैट मीन्स शी इज माई ओन प्रॉपर्टी. ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए. एंड ये बिल्कुल सही भी नहीं है. और ट्रांसजेंडर के केस में तो और भी हालात हाँ खराब है. और ये सबसे क्या बताऊं, इस बिलो द डिग्निटी बात है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांस वुमेन, ट्रांस पर्सन, वो लोग खुद को बहुत प्रिविलेज्ड मानते हैं. अगर कोई सिसजेंडर पर्सन उनके लाइफ में आ जाए, उसको एक्सेप्ट कर ले. क्यों भाई, तुम खुद के लिए काफी हो. अगर मेरे लाइफ में दीपन नहीं आता तो I have decided to live my life alone with nature and the children of nature. So I won't say that I am very much fortunate, very much privileged that I have got Deepan as my lover, as my boyfriend, as my husband finally. No, not like that. लेकिन ये of course an add-on pleasure to me कि जहाँ चारों ओर सुना सुना था, that is very normal. That's very usual कि हर किसी को ये चाहत होता है. लेकिन ये भी नहीं होने चाहिए कि तुम्हारे अंदर चाहत है इसका मतलब तुम किसी की भी जाके हाथ थाम लो.
जो तुम्हारे लायक नहीं है। हम हर वक्त सिसजेंडर पॉपुलेशन की एक्सेप्टेंस के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर एक सिसजेंडर लड़का को सो कॉल्ड नॉर्मल लड़का मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे मतलब हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे सिस्टरहुड्स वो लोग मानते हैं कि अगर कोई जन्म से लड़का मुझे शादी कर ले या प्यार कर ले, उसका मतलब चलो आई एम नॉर्मल, अदरवाइज आई एम नॉट। सो इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, शादी के बाद खुद को छुपा लेते हैं, खुद को वो तब जाके कोई भी एक्टिविज्म में नहीं जाते हैं। उनका सब हर वक्त डर रहता है अपने अंदर कि अगर लोगों को पता चल गया, हाँ पता चल गया कि हमारे बारे में कि हम ट्रांस वुमन हैं, तब जाके शायद रिजेक्शन मिल सकती है मुझे। वो रिजेक्शन हम कैसे ले पाएंगे, कैसे झेल पाएंगे अपने लाइफ को अलोन। इन दैट केस आई शुड से कि मुझे ये नहीं कहना है कि तुमको अलग ही रहना है, तुमको अकेले ही रहना है पूरे लाइफ, लेकिन it is really better than having a toxic relationship. कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर कोई रहे तो वो ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ हो, वो सिसजेंडर मैन के साथ हो, टॉक्सिन ही होते हैं। टॉक्सिन ऑलवेज टॉक्सिक। आपका कुछ टॉक्सिक रिलेशन ऐसा था क्या? बहुत सारे थे एंड मोस्ट ऑफ देम broke off because of my gender identity, and not only my gender identity, because of my strong self dignity, strong self respect. मुझे थोड़ा सा भी, I'm not talking about adjustment, I'm talking about compromise. Those are the very different words. You should understand, you must understand, I'm talking about the dignity, the difference between dignity, difference between understanding and compromising. So still date I am not compromising person. और जो लोग ज्यादा compromising होते नहीं है, उन लोगों के सर पे बहुत कुछ आ जाते हैं। वही झेल नहीं पाते बहुत सारे सिस्टरहुड्स हमारे कि हम अकेले कैसे रहेंगे। तो ऐसे ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स बहुत थे, क्योंकि हर जगह पे जहां ना बोलना है मैं ना ही बोलती थी, मैं कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं थी। तो और एक बात है कि उन लोगों को भी डर था कि अगर हम दूसरे जगह पे इंट्रो करवाएंगे कि तिस्ता ट्रांस वुमन, तब जाके मुझे भी रिजेक्शन मिल सकता है और मिलेगा। इट वाज द स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इनसाइड देम कि हम अगर तिस्ता के बारे में सबको बताए, तिस्ता के साथ सबको इंट्रो करवाए एज ए ट्रांस वुमन कि देखो मेरे गर्लफ्रेंड ट्रांस वुमन है। सो जैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे कि बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि माय गर्लफ्रेंड इज अ डॉक्टर, माय गर्लफ्रेंड इज एन इंजीनियर। वो जितने आसानी से हम प्यार के साथ, डिग्निटी के साथ बोल पाते हैं, लेकिन उतने डिग्निटी के साथ हम बिल्कुल नहीं बोल पाते कि माय गर्लफ्रेंड, माय वाइफ इज अ ट्रांस वुमन और माय हस्बैंड इज अ ट्रांस मैन। सो तिस्ता, अभी हम हमारे डिस्कशन में दीपन दा को बुला लेते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। श्योर।